अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जैसे कि इसको देख के हमें नज़र आता है कि ये कोई ब्लैक बॉडी, सबसे पहले हमें इस टॉपिक के बारे में कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा एक आउटलाइन देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ब्लैक बॉडी क्या होती है और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं। फिर जैसा कि हर कंसेप्ट के अंदर कुछ लॉज आते हैं, इसी तरह स्टीफन का लॉ होगा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होगा, क्लासिकल और प्लैंक्स की थ्योरीज होंगी अबाउट दिस। फिर उसके बाद बोहर ने जो इसके बारे में मॉडल दिया है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी लिमिटेशंस देखेंगे। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पाउंड इफेक्ट का एक ब्रीफ सा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि ब्लैक बॉडी हमारे पास क्या होती है। जैसे कि रेडिएशन हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी जब इमिट करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेज, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेडिएशंस हैं। तो जैसा कि वर्ड रेडिएशन से हमें ये तो पता चल जाता है कि रेडिएशंस हम एनर्जी को, जब किसी भी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो उस एनर्जी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपनी एनर्जी को इन्वायरमेंट में छोड़ देती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर हम बात करें तो ये वो रेडिएशंस होती हैं जो किसी ब्लैक बॉडी से इमिट होती हैं, उनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। किसी भी बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो वो हमें रेडिएशंस इमिट करती है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और वो जो इमिटेड रेडिएशंस होती हैं हमारे पास, वो उस बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर लो होगा तो इमिटेड रेडिएशंस जो हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और जो है वो इनविजिबल इंफ्रारेड रीजन में फॉल करेंगी। अब इन रीजन्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी, कि जब हमारे पास लो टेम्परेचर पर ये इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ हो जाती है। और इसके लिए जो हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, उसमें हम देखेंगे कि किस किस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेवलेंथ चेंज होती है, कलर्स चेंज होते हैं लाइट के और सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी हमारे पास कोई भी ऐसी बॉडी होती है जिसमें ये एबिलिटी हो कि उसके ऊपर जितनी भी हमारे पास रेडिएशंस फॉल कर रही हैं वो उन सबको एब्जॉर्ब करे और बाद में उन सबको इमिट भी कर सके। हम ये कह सकते हैं a body which can absorb all the radiations falling on it and can emit all of them is called a perfect black body। तो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी हमने देखा, जैसे ये बनती कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में, हमने कहा कि ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो भी इसके साथ स्ट्राइक करती हैं या जितनी भी इंसिडेंट रेडिएशंस होती हैं ये उनको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये ब्लैक बॉडी जो है इनके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब इनका हमने देखा कि ये यूज़ कहाँ होती हैं। ये हमारे पास हर उस जगह पर यूज़ होती हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्प्शन की या एनर्जी इमिटेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि ऑप्टिकल बैंड्स में, ठीक है। जो हम ऑप्टिकल बैंड्स में जो हम सर्फेसेस बनाते हैं उनको, उनके ऊपर हम कौन कौन सी सर्फेसेस यूज़ करते हैं, सूट यूज़ करते हैं, उसके ऊपर सिलिकॉन यूज़ करते हैं, प्लाटिनियम, गोल्डन, ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं। इन सब का यूज़ करने से क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट जो है प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी को ये अप्रोच कर रही होती हैं। तो ऑप्टिकल बैंड में जब हम इनको यूज़ करते हैं तो जितनी भी लाइट इनके ऊपर पड़ती है ये उस सबको, उन सब की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इनको बाद में इमिट भी कर सकते हैं। इसी तरह अर्थ सरफेस पे हमारे पास जो है वाटर सरफेसेस, आइस, लैंड, ये सब जो हैं जितनी भी लाइट इनके ऊपर गुजरती है ये उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन ये है कि ये उनमें से सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन जो हैं ये उनको करते हैं, बिकॉज
थर्मल इंफ्रारेड जो हमारे पास बैंड है वो तमाम भी फिज़िकल बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करता है, हम उसी को यूज़ करते हैं। और जितनी भी बॉडीज़ जो हैं, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वो जो इंफ्रारेड बैंड थर्मल बैंड को ओबे करते हैं, हम कहते हैं कि ये आइडियल ब्लैक बॉडीज़ हैं। कंसेप्ट आया हमारे पास ब्लैक बॉडी का, ये सन से, फायर से, इन सब चीज़ों से डेवलप हुआ। अब ब्लैक बॉडी कैविटी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी के बारे में हमने बात की है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करेंगे कि वो रेडिएशन जो कि एक ब्लैक बॉडी, एक आइडियल ब्लैक बॉडी से रेडिएट हो, हम उसको कहते हैं कि ये एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। यहाँ पर हमने एक ब्लैक बॉडी को दिखाया गया है। इसको हम बना सकते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी बॉक्स के अंदर एक छोटा सा होल बनाकर किसी वॉल के अंदर। अब उस होल के थ्रू हम लाइट को या रेडिएशंस को अंदर एंटर करेंगे। वो उसकी डिफरेंट, जब वो एंटर तो हो जाएगी लेकिन उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगी, और इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से कुछ बॉडी जहाँ पर वो जाकर टकराएगी रेडिएशन, कुछ उसकी एनर्जी वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब उसकी मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी की सारी हीट जो है या कोई भी एनर्जी जो उस रेडिएशन के थ्रू उस बॉडी में एंटर हो रही है वो सारी की सारी इंटरनली एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये जो होल है हमारे पास, ये एक परफेक्ट अब्जॉर्बर के तौर पर, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी के तौर पर एक्ट करता है, और ये एक ब्लैक बॉडी रेडिएटर होता है जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को इमिट करता है, रेडिएट करता है। तो इस में अगर हमने अब्जॉर्ब किया तो जो अंदर एब्जॉर्ब हुआ है उसको इमिट भी होना है। तो रेडिएशंस जो कि इस कैविटी से निकलती हैं उस होल के थ्रू, वो सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं कि हमारे पास टेम्परेचर कितना है, किस टेम्परेचर पर ये वेव्स जो हैं, ये रेडिएशंस जो हैं, ये हमारी इस बॉडी से इमिट हो रही हैं। अब उसके बाद हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की समरी देखते हैं कि ये किस तरह से, ये हमारे पास एक ग्राफ दिखाया गया है जो कि हमें ये बताता है कि किस तरह से डेंसिटी, जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी तब इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है हमारी रेडिएशंस भी बढ़ती चली जाती हैं, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होगी तो उनको एनर्जी पैकेट्स ज़्यादा फोटॉन्स उसमें से निकलेंगे रेडिएशंस की फॉर्म में। तो जितना भी एरिया हमारी इस कर्व के अंडर आ रहा है, जैसे कि हमने एनर्जी टाइम ग्राफ में और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जितना भी एरिया अंडर द कर्व आता है, हम कहते हैं कि ये वो डिस्टेंस है जो एक बॉडी ने कवर किया है। बिल्कुल इसी तरह जितना भी एरिया इस कर्व के अंडर है वो हमें ये बताता है कि कितना टेम्परेचर में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। और जो हमारी पीक वेवलेंथ है, ये जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा हमारे पास पीक्स छोटी होती चली जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जो है इंटेंसिटी कम होती है। इस तरह से ये हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की एक समरी देख ली इस ग्राफ की फॉर्म में। अब नेक्स्ट है एनर्जी स्पेक्ट्रम की। मैंने शुरू में कहा था जैसे कि हम एनर्जी स्पेक्ट्रम की भी बात करेंगे कि एनर्जी स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है। एनर्जी स्पेक्ट्रम हमारे पास एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है कि किस तरह का कलर शो करती है इंफ्रारेड, कौन सी एनर्जी में, किस एनर्जी पर किसी भी बॉडी की वेवलेंथ क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका कलर क्या होता है, ये सब का सब जो है ये हमें बताती है एनर्जी स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। ये हमारे पास एक काइंड ऑफ रेडिएशंस है जिसमें हमारे पास विजिबल लाइट होती है, रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स दोनों जो हैं, दोनों तरह की वेव्स सिमल्टेनियसली काम करती हैं, साथ साथ काम करती हैं।
तो जो हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रम है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, ये इन सब को मिलाकर उनकी हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि उनकी एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें पता चलता है एनर्जी स्पेक्ट्रम के थ्रू। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब इससे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो ये जैसे कि आपको दिखाया गया है, ये एक स्पेक्ट्रम है लाइट का, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ रही है, हमारी पीक स्लो होती जा रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है हमारे पास उनकी एनर्जी जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है लेकिन इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ये हमें बता रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी पर, किस वेवलेंथ पर हमारे पास रेडियो वेव्स आती हैं, कहाँ इंफ्रारेड रीजन आता है, वह विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, इनमें से बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं जो हमें नज़र ही नहीं आती। इंफ्रारेड में जो फॉल करती हैं, जो रेडियो में, अल्ट्रावायलेट में, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब हमें नज़र नहीं आती। हमें सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन नज़र आता है जिसको हम कहते हैं कि विजिबल रीजन। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये हमें सब बता रहा है कि किस रेडिएशन पे चीज़ें जो हैं वो हमें विजिबल होती हैं और कहाँ पर नहीं, और इनका यूजेज कहाँ कहाँ है। अब ये देखें कि रेडियो वेव्स जो हैं ये 10 एंगस्ट्रॉम से कम पे होती हैं। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं कि ये ग्रेटर दैन 3 × 10⁻⁹ हर्ट्स में होती है, और एनर्जी इनकी होती है 10⁻⁻⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल इस तरह इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इन सब के बारे में इस टेबल में हमने दिखाया है। अब इसके बाद ये हम देखते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसको बोलते हैं, और ये ल्यूमर और प्रिंगशियम का एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमें पता चला था कि किस तरह से जो बॉडीज़, ब्लैक बॉडीज़ जो हैं उनकी एनर्जी हम डिटेक्ट करते हैं, और किस तरह से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस सारे मामले में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी यूज़ हो रही है, कैविटी, जहाँ से हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल हीटेड कार्बन ट्यूब हम इसको कह लेते हैं, या कोई भी ब्लैक बॉडी। ठीक है, उससे निकल कर ये एक कनकेव मिरर M1 से टकराएंगी। इनसे टकराने के बाद हमने दरमियान में इनके एक रखा है रॉक सॉल्ट प्रिज्म। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये ट्रांसफ़र करता है उस लाइट को अगले मिरर को। ठीक है, और उसकी वेवलेंथ के बारे में, उसकी वेवलेंथ को डिस्पर्स कर देता है थोड़ा सा। फिर इस मिरर से गुजरने की वजह से, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये टकराती है मिरर 2 से। ठीक है, फिर इससे टकराने के बाद हम थर्मोफाइल रखा होता है, ये कोई भी बोलोमीटर जो कि इस को रिसीव कर लेता है, और यहाँ से हम इंटेंसिटी मालूम करते हैं। हमें पता चलता है, एक ग्राफ मिलता है जो हमें बताता है कि बॉडी की वेवलेंथ बढ़ने से हमारी इंटेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ा है, और हमें एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं फिर कम करते हैं, जैसे जैसे हम बॉडी की का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पास जो है पीक पॉइंट तक जा रही है, बात इंटेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है हमारे पास वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। बिल्कुल इसी तरह हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा इंटेंसिटी ग्राफ कि किस तरह से इंटेंसिटी बढ़ती है और कम होती है किसी भी ब्लैक बॉडी में। ये देखें कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे हमारे पास 5500 के टेम्परेचर पर हमने देखा कि हमें पीक वैल्यू एक मिल रही है। इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि वेवलेंथ बहुत
वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही ये हमें बताता है कि हर टेम्परेचर के लिए कोई ना कोई वेवलेंथ होती है, ठीक है, और जिस पर और उसके लिए वो मैक्सिमम एनर्जी जो हम कंसीडर करते हैं उस वेवलेंथ के लिए, उसको हम EM से डिनोट करते हैं। और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारे पास जो है वो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही होती है। और कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो हमें टोटल एनर्जी देता है। उस ब्लैक बॉडी ने जो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड जो एनर्जी को रेडिएट किया है या जो इमिट किया है, हम उस एनर्जी का जो अमाउंट है वो हम पता लगा सकते हैं एरिया अंडर द कर्व को देखते हुए। तो फिर इसके बाद जब इसके बारे में बात की तो इस इंटेंसिटी ग्राफ ने हमें और बहुत कुछ कहा, जिसके बारे में स्टीफन ने भी अपना लॉ पेश किया। स्टीफन के लॉ और बोल्ट्जमैन के लॉ ने हमें ये बताया कि कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी जो हीट एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इमिट करती है या रेडिएट करती है, वो उसके फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ के बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम ये कह सकते हैं कि द एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जोसेफ स्टीफन जो था, उन्होंने इस 1879 में बोल्ट्जमैन के साथ मिलकर उन्होंने एक फॉर्मल डेरिवेशन की थी 1884 में, जिनमें एक क्लासिकल फिज़िक्स के बारे में बात की गई। उन्होंने कहा कि किस तरह से कर्व की हाइट बढ़ती है हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ, और एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर रेज टू द फोर्थ पावर, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो फोर्थ पावर के साथ एनर्जी जो है वो एनर्जी को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर फोर्थ पावर के साथ हमारे पास इंक्रीज़ होता है। इसको हम कहते हैं स्टीफन्स लॉ, जिसकी स्टेटमेंट जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि F जो है वो हमारे पास है एनर्जी फ्लक्स, कि एनर्जी फ्लक्स चेंज हो रहा है जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। जब हमने एनर्जी फ्लक्स को इंक्रीज़ किया तो हमारा टेम्परेचर जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ विद द पावर ऑफ 4, ठीक है। जो सिग्मा है हमारे पास ये है स्टीफन कांस्टेंट, और T हमारे पास टेम्परेचर है। अब नेक्स्ट जब हम जब 1893 में उसके बाद वेन्स ने अपना डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया। उन्होंने कहा कि द ब्लैक बॉडी रेडिएटेड कर्व फॉर डिफरेंट टेम्परेचर पीक्स एट अ वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। उन्होंने कहा कि हमारी जो वेवलेंथ है ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हमारा वेवलेंथ जो है वो बढ़ती चली जाती है, हमारा टेम्परेचर कम होता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी कर्व्स छोटी होती जाती हैं। हमारी वेवलेंथ जो है कर्व के नीचे जो हमारी कर्व में एक डिफरेंस आता है कि जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है हमारे पास कर्व जो है वो बड़ी होती जाती है, वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डाउन होगा तो वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टीफन के फार्मूला इन्होंने जो दिया। इन्होंने कहा कि हमारे पास लैम्डा मैक्स जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है C/T की। अब C की वैल्यू जैसे हमें पता है कि 2.89 इंटू 10⁻³ है, तो ये C का यूनिट हमारे पास है मीटर पर केल्विन। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई। इन्होंने हमें ये बताया कि कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है होती है उसका लॉ रिलेट जीन्स लॉ जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि E लैम्डा इज इक्वल टू 8π/kT/λ4, कि हमारे पास जो एनर्जी है इसमें हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻³ है। तो जब ये चेंज होता रहता है विद द फॉर हाई वेवलेंथ्स ये और होता है, फॉर लोअर वेवलेंथ्स ये और होता है। लॉन्ग वेवलेंथ्स के लिए तो ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट जो हमने यहाँ पर लिए इनको हम कहते हैं रिलेट जीन्स लॉ, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा जो यहाँ पर हमें डायग्राम में शो किया गया है,
अगर तो हमारे पास लॉन्ग वेवलेंथ्स हैं, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो है, तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैच करेंगे। लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ पर एक बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट नज़र आता है हमें कि जो रिलेट जीन्स के लॉ में और जो एक्सपेरिमेंटली इन दोनों ने प्रूव किया, हमारे पास वो रिज़ल्ट हाई टेम्परेचर पर नहीं मिलते, जहाँ पर हमारी वेवलेंथ छोटी होती हैं। तो अब ब्लैक बॉडी के बारे में भी जैसे हर थ्योरी का, हर मैटर का हम देख रहे हैं कि फ़िज़िक्स में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग और एक प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो क्लासिकल थ्योरी ने इस ब्लैक बॉडी के बारे में जितनी भी थ्योरीज आई उनके बारे में एक क्लासिकल थ्योरी बनी और एक जो है वो क्वांटम थ्योरी बनी। क्लासिकल थ्योरी हमें ये कहती है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिनका वेवलेंथ और कलर जो है ये टोटली डिपेंड करता है उस बॉडी के टेम्परेचर पर, ठीक है। और वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ना उसकी सरफेस या उसकी कंपोजिशन किसी भी कि वो किस मटेरियल से हमारी ब्लैक बॉडी बनी है, ये सब कुछ भी एनीथिंग कुछ भी मैटर नहीं करता। उसके बाद क्लासिकल थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी कि क्लासिकल थ्योरी जैसे हमने देखा था कि इन द केस ऑफ ग्रेविटेशन भी क्लासिकल थ्योरी कुछ चीज़ें जो है वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। बिल्कुल इन द सेम वे इस सीज़न में भी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के टॉपिक में भी कुछ चीज़ें ऐसी रह गई जो कि हमें क्लासिकल थ्योरी नहीं दे सकी। जैसे कि जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ्स डिक्रीज़ हो रही होती हैं, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो इंटेंसिटी में जो बहुत शार्प डिक्रीज़ आता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि एकदम से जो वेवलेंथ्स हैं वो इतनी कम क्यों हो जाती हैं, और हमारी इंटेंसिटी जैसे ही हमारी वेवलेंथ्स कम होती हैं हमारी इंटेंसिटी जो है वो इतनी तेज़ी से कम क्यों हो जाती है। इसके बारे में फिर मैक्स प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि इस थ्योरी के लिए 1918 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी बॉडी एक क्वांटाइज्ड एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो है एनर्जी को रिलीज़ करती है। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास रिलेट जीन्स और वेन्स लॉ ने हमें बताया था उनकी बेसिस पर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की और उन्होंने एक थ्योरी को डेवलप किया। उन्होंने कहा कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है जिसको कोई भी बॉडी इमिट करती है, ब्लैक बॉडी या एब्जॉर्ब करती है, वो डिसकंटिन्यूसली ये काम करती है एक टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी की सूरत में, जिनको हम कहते हैं क्वांटा। और इसको हम E=hv की फॉर्म में इनकी एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर E जो है वो हमारे पास रेडिएंट एनर्जी है, ठीक है। और किसी भी यूनिट की जिसको हम कहते हैं क्वांटम, यानी कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, और H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.62 × 10⁻34, और V हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है। मैक्स प्लैंक्स ने हमें ये कहा कि एक बॉडी कैन इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी इन होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम नंबर, यानी कि जो हमारा क्वांटम नंबर है उसके मल्टीपल्स की फॉर्म में एनर्जी को अब्जॉर्ब या इमिट करेगी, कोई भी रैंडमली नहीं करेगी। जैसे कि फ्रैक्शंस में कि हाफ पैकेट ऑफ एनर्जी दे दिया या 1n 2n, ऐसा नहीं होगा। 1hv 2hv बिल्कुल ऐसे ही होगा, हाफ या फ्रैक्शंस में हमारे पास नहीं आएगी एनर्जी। तो इस बात को उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, उनकी थ्योरी की बेसिस पे हमें एक एक्सप्रेशन उन्होंने दिया इसकी इंटेंसिटी के लिए। उन्होंने कहा, एक करेक्शन की उन्होंने रिलेट जीन्स और की थ्योरी के अंदर। उन्होंने कहा कि हमारे पास ई लैम्डा जो है ये इक्वल होता है 8πhc डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज़ टू पावर 5 × 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल hc ओवर k t लैम्डा -1, जहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁻8 होती है। और नेक्स्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है हमारे पास। अब जब हमारे पास फोटोन, यहाँ से हमारे पास आया एक फोटोन का आइडिया, ठीक है।
कि कोई भी बॉडी अगर एक ख़ास अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करती है तो उस एनर्जी को हम कहते हैं फोटोन, क्योंकि वो एनर्जी नहीं होती, वो एक्चुअली एक रेडिएशन होती है। तो प्लांक्स ने हमें ये बताया कि फोटोन क्या होता है, कि जब भी कोई बॉडी रेडिएट करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, तो वो इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स एनर्जी को रिलीज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में यहाँ पर हम सिंपली और बहुत प्रिसाइजली बात करेंगे। इसको जे थॉमसन ने ऑब्ज़र्व किया अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। उन्होंने कहा कि एक इफ़ेक्ट फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जैसे कि लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इस प्रोसेस को उन्होंने कहा ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। उन्होंने एक सरफेस ली, एक मेटल सरफेस, और उसको उन्होंने जो है एक बैटरी के साथ अटैच किया। ठीक है, और उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोटॉन्स की, कि ये ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशंस हो रही होती हैं ये सब इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा हो रही होती हैं, और क्वांटाइज एनर्जी जिस पार्टिकल के थ्रू होती है रिलीज़, उसको हम कहते हैं फोटोन। प्लांक्स ने हमें ये बताया कि मैटर जो है ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनसे हमारी ये रेडिएशन जो हैं ये भी कंपोज हुई होती हैं, और हम इनको कहते हैं क्वांटम। ठीक है, और क्वांटम में जो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है ये जिस पार्टी उसको हम कहते हैं फोटोन। ठीक है, तो उन्होंने फोटोन के कुछ इफ़ेक्ट्स को देखा। उन्होंने कहा कि फोटोन्स की जो एनर्जी, फोटोन्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं किसी भी मैटर के ऊपर। जब उन्होंने देखा कि इन फोटोन्स की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन्होंने उसको कहा कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। ये जे थॉमसन ने ऑब्ज़र्व किया अपने कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हमारे पास इन फोटोन की वजह से पैदा होता है, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, एमिट होते हैं किसी भी मेटल सरफेस से, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की वजह से उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह ये उन्होंने क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग में दिया है कि एच एनर्जी किसी भी बॉडी की, और हाफ एम वी स्केयर उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब बोहर का एटॉमिक मॉडल, जैसे उन्होंने कहा था कि दरमियान में न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो है वो एटम्स रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के अंदर। तो बोहर की थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड कुछ डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स में, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, शेल्स कहते हैं। हर शेल जो है ऑर्बिट, वो उसकी एक ख़ास पार्टिकुलर एनर्जी होती है, इसलिए इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं या एनर्जी शेल्स भी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस हमारे पास फिक्स रहता है, और इसके इर्द गिर्द ख़ास एनर्जी लेवल्स में या शेल्स में मूव करते हैं, जिनको हम 1 2 3 या लेटर्स के थ्रू हम इनको डिनोट करते हैं KLMN। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो एनर्जी गेन करता है, लेकिन जब वो एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या फिर इमिट करता है। तो उनका जो डिफरेंस जो है वो एनर्जी का, उसको हम डेल ई के थ्रू शो करते हैं कि डेल ई हमारे पास ई हायर माइनस ई लोअर, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो बोहर की जो थ्योरी थी उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। इसमें उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने वही बात की कि जब हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कि न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। तो MVR होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ये हमारे पास h कट n या हम कह सकते हैं h/2 पाई n के इक्वल है। जहाँ पर हमारे पास m किसी भी बॉडी का मास है, v उसकी लीनियर वेलोसिटी है, और r उसका रेडियस है। तो ये मिलकर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम बना रहे हैं। उसके बाद बोहर के भी जो इन्होंने लॉ दिया, पोस्टुलेट्स दिए, उनमें कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, ये उन एटम्स के लिए तो एप्लीकेबल था जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन था,
ठीक है। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑर्बिट्स की बात की। जीमन इफ़ेक्ट और स्टार्क इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर का मॉडल जो था ये काफ़ी नहीं था, ये फेल हो चुका था उधर। और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हेजनबर्ग ने जो हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया उसकी बेसिस को वो जो है वो इसकी बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं हो सकते थे। इसके अलावा इन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट नहीं किया। ये हमेशा एक पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, उनकी एक पार्टिकल नेचर को के बारे में तो डिस्कस करते थे, लेकिन उनकी वेव नेचर के बारे में बात नहीं की गई। तो इस तरह से बोहर की के मॉडल्स में भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो जैसे कि हमने देखा कि फोटोन को लेकर कुछ इफ़ेक्ट सामने आए, उनमें से एक कॉम्पटन इफ़ेक्ट था। कॉम्पटन इफ़ेक्ट ये सिंपली कि जब हमारे पास एनर्जी जो है, किसी भी हम फोटोन लेते हैं जिसकी एनर्जी है hv, ठीक है, जब वो किसी भी बॉडी के साथ, किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती है जो कि एक स्टेशनरी पोजीशन में है या मूव कर रहा है एक स्पेसिफिक, एक स्टेबलाइज, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जब ये उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको हिट करेगा, तो जो हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन आएगा, स्कैटर्ड फोटोन, उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी इंसिडेंट फोटोन से, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरी साइड पर जो है वो उसी एंगल पर, जिस एंगल पर एक साइड में हमारे पास फोटोन गया है, बिल्कुल उसी एंगल पर दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा। इसको उन्होंने कहा कि ये हमारे पास कॉम्पटन इफ़ेक्ट है। इसमें हमारे पास जो स्कैटर्ड एक्स रेज होती हैं या हमारे पास स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उन उसकी भी एक वैल्यू होती है, एक एनर्जी होती है, जबकि जो हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्यों, और उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह उन्होंने इसका हमारे पास उन्होंने फार्मूला दिया, क्योंकि उसमें इसको जो हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ आया उसको उन्होंने कहा कि ये कॉम्पटन शिफ्ट है, जिसको हम डेल्टा लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला उन्होंने हमें यहाँ पर दिया है कि 2h डिवाइड बाई एम सी साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि थीटा हमारे पास दो फॉर्म्स में होता है, एक हमारे स्कैटर्ड जो फोटोन है और एक हमारे पास जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ है और हमारा फोटोन दोनों स्कैटर हुए हैं। इसलिए हमने थीटा को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी एक बॉडी की स्कैटरिंग को फाइंड आउट करने के लिए हमें थीटा बाई 2 करना पड़ता है। यहाँ पर एम हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और थीटा जो इंसिडेंट और स्कैटर एक्स रेज के दरमियान में एंगल बनता है उसको हम कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक हमारे पास एंड हुआ। आज की कोट ये है कि इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ़ यू डोंट वी विल फाइंड एन एक्सक्यूज़। तो अगर आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो 100 बहाने होते हैं। इसी नोट पर आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन बिलो, और टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन